धन्यवाद उपसभापति जी। मैं राष्ट्रपति जी के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारी पार्टी के लोगों ने काफ़ी विस्तार से इस संबंध में कहा है। केवल मैं 3-4 विषय है, उन 3-4 विषय को उपसभापति महोदय इस सदन में रखना चाहता हूँ। और इस बात से कि हम लोग आंदोलन में क्रांति के समय एक बहुत ही मशहूर गीत गाया करते थे, और वो गीत था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है ये कि सूरत बदलनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सारी कोशिश ये है कि जो पिछले दिनों जो विरासत मिली, पिछले 2.5 साल, 2.25 साल पहले, उस विरासत को बिना उस पर सियासत किए हुए हम विकास और विश्वास का माहौल देश में कैसे खड़ा करें, देश में कैसे पैदा करें। पूरा देश जानता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने और उनके सामने उनको बागडोर मिली, तो सबसे बड़ी चुनौती थी करप्शन का एक पूरा माहौल था। एक लंबी श्रृंखला, बार बार उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, पूरे के घोटालों का घंटाघर खड़ा हुआ था। चारों तरफ घोटाले, चारों तरफ भ्रष्टाचार, एक उसकी चौतरफा जो है वो हर तरफ छाया दिखाई पड़ती थी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और कोई भी अगर इतनी विरासत, इतनी चुनौती भरी विरासत लेकर के कोई सत्ता में आए तो निश्चित तौर से उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने सबसे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला काम किया कि दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालेबंदी की, और जिसका नतीजा ये हुआ उपसभापति महोदय कि आज हम जब इन 2.5-3 सालों के बाद राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, धन्यवाद प्रस्ताव पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम बहुत गर्व के साथ इस देश को बता रहे हैं कि हमने जो है भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त व्यवस्था दी है। हमने उन बेईमानों को, जिन्होंने कि इस देश के विकास और इस देश के गरीबों के विकास में घुन की तरह उसको नुकसान पहुंचाया, उनको जो है हमने उनका खात्मा किया है। और जिसका नतीजा है कि ये बात सही है कि उपसभापति महोदय कि ये जो चुनौती थी, इस चुनौती को ये चुनौती केवल भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नहीं थी। जो गरीब है, जो कमजोर तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो अल्पसंख्यक है, जो दलित है, उसके जो विकास में तो पैसे की कमी तो केंद्र सरकार, कोई भी सरकार रही हो, पैसे की कमी कभी नहीं रही है। राज्य सरकारों के पास भी पैसे की कमी कभी नहीं रही है। इतना पैसा राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा पैसा खर्च किए जाने के बावजूद भी जो देश का पिछड़ा है, देश का कमजोर तबका है, जो देश का गरीब है, उस तक विकास की रोशनी क्यों नहीं पहुंच पा रही थी। यह बेईमानी का कौन सा बांध था जिस बांध ने की जो विकास की अविरल धारा थी, उस अविरल धारा को रोक रखा था। हमने उस बेईमानी के बांध को ध्वस्त किया और विकास की अविरल धारा गरीब, उस आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे जिसे कि विकास की जरूरत है। उपसभापति महोदय, हमने उसके लिए काम किया, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही संकल्प था कि विकास और विश्वास। और जब हम विकास और विश्वास की बात करते हैं तो उसमें जाति की बात नहीं करते, धर्म की बात नहीं करते, क्षेत्र की बात नहीं करते, हम उस व्यक्ति की बात करते हैं जिस तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई। उपसभापति महोदय, हम गरीब के आंखों में खुशी और उसकी जिंदगी में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, और उस संकल्प को हमने काफी हद तक पूरा किया है, और आने वाले दिनों में हम आगे और पूरा करेंगे। जब हम 5 साल का अपना हिसाब किताब और लेखा जोखा देंगे तो उपसभापति महोदय, हम जो है वो एक ऐसे भारत की तस्वीर हिंदुस्तान आपको दिखाएंगे, पूरे दुनिया को दिखाएंगे, जो की तस्वीर एक खुशहाल भारत की होगी, भ्रष्टाचार और घोटालों से मुक्त भारत की होगी, और बेईमानों के और बेईमानी के बांध को ध्वस्त करते हुए भारत की होगी। उपसभापति महोदय, महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था। उस समय हम लोग किताबें पढ़ते हैं कि जिस वक्त के अंग्रेजों और विदेशी कपड़ों को जो है वो उसका बहिष्कार किया जाए, और जब विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का आह्वान महात्मा गांधी जी ने किया था तो देश के हजारों लाखों लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जला दी थी, और एक देश में जो है वो स्वदेशी का जो एक संकल्प था, स्वदेशी की जो एक भावना थी, उसको जो है वो ताकत मिली थी।
बल मिला था। उसके बाद भी हम तमाम हमारे जो है वो राष्ट्र नायक हुए हैं जिन्होंने कि समय समय पर जनता के लोगों के बीच में आह्वान किए और लोगों ने उसको नतमस्तक होकर के स्वीकार भी किया और उसको लेकर के आगे भी बढ़े। उपसभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब उन्हें सत्ता मिली और वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक आह्वान किया। हम लोगों को भी उस समय लगता था कि ये आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है, लोग कितना उसको स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि जो माहौल था वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति बहुत विश्वास का माहौल नहीं था। उन्होंने आह्वान किया कि जिनके पास पैसे हैं, जो अमीर लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उन्हें गैस सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए। उसके लिए किसी इंस्पेक्टर को, किसी दरोगा को, किसी पुलिस को, किसी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं भेजा गया, एक आह्वान किया गया। और मुझे इस बात को कहने में खुशी है उपसभापति महोदय कि जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो करोड़ों लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी। और गैस सब्सिडी छोड़ने का नतीजा हुआ उपसभापति महोदय कि जो गरीब थे, जो कमजोर तबके थे, जो सोच नहीं सकते थे कि कभी उनके घर में सब्सिडी गैस का चूल्हा आ पाएगा, ऐसे करोड़ों लोगों को गैस का चूल्हा फ्री ऑफ कास्ट, उन माँ, उन बहनों, वो बहनें जो बहनें की कभी सोचती नहीं थी कि साहब हम भी कभी जो है अपने घर में गैस का चूल्हा, जिनके जो कि जो है वो जिस गैस की सब्सिडी के बारे में, इसके बारे में एक सीएजी की रिपोर्ट आई। वो सीएजी की रिपोर्ट हमारे सामने यहाँ पे टेबल की गई। उसमें ये सब बताते हैं, ये आंकड़े जो भी आप कह रहे हो ये सब गलत है। जरा नोट कर लीजिए आप। हाँ, आप जो बोल रहे हो बस ये याद दिलाने के लिए मैं खड़ा हूं। ठीक है, जब आप जो है वो सीएजी की रिपोर्ट पे चर्चा करिएगा तो सर करिएगा। अब उपसभापति महोदय, करोड़ों लोगों तक गैस का चूल्हा निःशुल्क दिया गया। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये बात बार बार आ चुकी। सीताराम जी कहेंगे कि साहब सीएजी ने उसको जो है कंट्राडिक्ट किया है, हम कहेंगे कि नहीं हमने दिया, लेकिन जो जमीन की हकीकत है, हम इसकी हकीकत को जो है वो कागज और कंप्यूटर की हकीकत नहीं कह रहे हैं। जमीन की हकीकत ये है कि आज करोड़ों लोग दुआएं दे रहे हैं जो सोच नहीं सकते थे कि साहब उनके घर में गैस का चूल्हा भी आ सकता है, उनको जो है गैस का चूल्हा मिला। ये एक अपने आप में, मैं इसको विकास और विश्वास से इसलिए जोड़ रहा हूं कि एक राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं जो है वो सवालिया निशान खड़े होते थे। कोई राजनेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री इस तरह के आह्वान करे तो बहुत कम ऐसा देखा गया है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उस आह्वान के पक्ष में खड़े हो जाए। कभी ऐसा बहुत कम देखा गया है कि एक प्रधानमंत्री कहे कि स्वच्छ भारत का अभियान हमें चलाना है और हमें सफाई के लिए काम करना है। लोग सोचते हैं प्रधानमंत्री का ये क्या काम थोड़ी है कि स्वच्छ भारत और सफाई झाड़ू लेकर के करेंगे, छोटी चीज थी। लेकिन इसका मैसेज उपसभापति महोदय बहुत बड़ा था। मैसेज इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक समाज में जो बदलाव का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने वाला ये मैसेज देश के सामने आया। और इसका नतीजा हुआ कि अगर आप देखें तो आज जो है वो जो विकास की बात हो रही है वो धर्म, जाति, क्षेत्र की तमाम सीमाओं से ऊपर उठकर बात हो रही है। हम प्रधानमंत्री जी कहते हैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब ये इस क्षेत्र के लोगों की, इस क्षेत्र के लोगों की, इस धर्म के लोगों की, इस जाति के लोगों की, इस संप्रदाय के लोगों की, नहीं, 125 करोड़ लोगों की। और जब 125 करोड़ लोगों की बात होती है उपसभापति जी, तो निश्चित तौर से जब विकास की सबसे ज्यादा जिसको जरूरत है वो गरीब को है। अब अभी जो है वो सीताराम जी कह रहे थे कि माइनॉरिटीज का या जो एससी है, एसटी है, तमाम रिपोर्ट्स है कि जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा इस समाज में पाए जाते हैं। अब इसके लिए इसको कहने की जरूरत नहीं है, हम गरीबों की विकास की बात कर रहे हैं, गरीबों के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, गरीबों के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तो उपसभापति महोदय, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए हम ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ, और ये हमारा जो है वो राजधर्मी नहीं है बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य है, और उस राष्ट्रीय कर्तव्य को हम पूरा कर रहे हैं। ये वोट का सौदा नहीं है बल्कि विकास का मसौदा है। उपसभापति महोदय, एक मैं इसको ये नहीं मानता कि हमारी सरकार की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मैं क्योंकि ये जिक्र आया है इसलिए मैं जिक्र करना चाहता हूं। अल्पसंख्यकों की बात आई।
अल्पसंख्यकों का जो सरकारी नौकरियों में, विशेष तौर से केंद्र सरकार की नौकरियों में, उनका जो प्रतिशत था 2014 का जो प्रतिशत था वो 4.6%, नहीं सॉरी 5.3% था। सर ये आज जब हम 2016 में और 2017 की शुरुआत में हम बात कर रहे हैं, तो आज केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी 9.9% हुई है। ये हमारी वजह से नहीं हुई है। हम नहीं मानते कि उनके अंदर काबिलियत नहीं थी, उनके अंदर काबिलियत भी थी। उनको ये काम, उनका ये अधिकार पहले उनको मिलना चाहिए था। भेदभाव हुआ होगा, भेदभाव हुआ, हमने वो माहौल पैदा किया कि भेदभाव का माहौल खत्म हो, तासुब का माहौल खत्म हो और ईमानदारी के साथ उनकी काबिलियत का सम्मान किया जाए। और इसका नतीजा हुआ कि अगर हम इन 2.25 सालों के अंदर केंद्र सरकार में जो सरकारी नौकरियों का प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो वो एक उनके अंदर विकास और विश्वास के माहौल की वजह से बढ़ रहा है उपसभापति महोदय। और इसलिए हम मानते हैं कि इस माहौल को, ये माहौल जो है वो हम अपना राष्ट्रीय कर्तव्य और राजधर्म मानते हैं कि ये माहौल बरकरार रहना चाहिए और सभी समाज के सभी वर्गों के काबिलियत का सम्मान होना चाहिए। सांप्रदायिक तनाव की बात, अब मैंने बहुत पहले देखा कि साहब असहिष्णुता की बात आई, इंटॉलरेंस की बात आती रही, अवार्ड वापसी भी होता रहा, लेकिन मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल के अवार्ड दिखाए जाते रहे कि साहब ये अंग्रेजों ने अवार्ड दिया है, मोदी जी इसको हम वापस करने जा रहे हैं। उपसभापति महोदय, इन सारी चीजों के बावजूद भी जो माइनॉरिटी कमीशन रिपोर्ट देता है अपनी, वो बताता है कि सांप्रदायिक घटनाएं 200% से ज्यादा इस बीच में कम हो गई। कोई बड़ी सांप्रदायिक उन्माद की घटना, सांप्रदायिक दंगों की घटना देश में नहीं दिखाई पड़ी। हम कहते हैं जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, एक छोटी सी भी घटना नहीं होनी चाहिए, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन अगर देश में विकास और विश्वास का माहौल बना है तो यह हर देशवासी के लिए गर्व का विषय है। यह कोई हमारी सरकार के लिए, यह केवल मोदी जी के लिए गर्व का विषय नहीं है। यह समाज के सभी वर्गों का, हम तो हमेशा कहते हैं सर कि तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है। तो जो अगर जो हाकिम है उसके लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई चीज नहीं है और उसे इंसाफ करना चाहिए, और उस इंसाफ के रास्ते पे उपसभापति महोदय हम चल रहे हैं। और इसलिए जो है वो चीजें आएंगी, क्योंकि एक मैं अक्सर कहता हूं, इस बार भी दोहराऊंगा कि दौर है संग आजमाई का और हम आईना सजाते हैं, तुम हवाओं को हौसला बख्शो, हम चिरागों की लौ बढ़ाते हैं। तो हम चिरागों की लौ बढ़ा रहे हैं और पत्थर मारिए, विरोध करिए, आरोप लगाइए, लेकिन जो है वो विकास के रास्ते में रोड़े मत अटकाइए। ये एक संकल्प है और उपसभापति महोदय हम इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो है वो उपसभापति महोदय एक तरफ बिचौलिए, एक तरफ बेईमानों की नाकेबंदी, करप्शन और कुशासन का एक पूरे के पूरा माहौल खत्म किया है। और निश्चित तौर से ये माहौल खत्म हुआ है, एक तरफ इधर जो है वो बेईमानों की, बिचौलियों की नाकेबंदी हुई और कहीं पे करप्शन और कुशासन की जुगलबंदी हो जाती है, तो वो अपने साथ चलता रहेगा, वो अपनी राजनीतिक। सर एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये देश के लिए गर्व का बात है, सभी जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनके लिए भी गर्व की बात है। मैं अभी अखबार पढ़ रहा था, उस अखबार में सर पूरे देश में जो टेररिज्म है और टेररिज्म से जुड़े हुए जो हाउ द इस्लामिक स्टेट इस गाइडिंग लोन वेवर्स ऑफ द क्रॉस, ये पूरे दुनिया को इस्लामिक स्टेट और टेररिज्म जो है किस तरह से अपने शिकंजे में जकड़ रहा है। उपसभापति मतलब हमें इस बात को कहने में गर्व हो रहा है, हमें इस बात को कहने में खुशी हो रही है कि मेरा देश, मेरे देश की संस्कृति, मेरे देश का संस्कार और मेरे देश के सभी लोगों का जो एक सद्भाव का संकल्प है, उसका नतीजा है कि ISIS जैसे आतंकवादी और शैतानी संगठन, इससे पहले अलकायदा जैसे आतंकवादी और शैतानी संगठन मेरी देश की धरती पर किसी भी तरह से अपनी जड़ें नहीं जमा पाए, और उन जड़ों को जमाने की जहां पर भी कोशिश हुई, मेरे देश के सारे लोगों ने, मुसलमानों ने उससे सबसे आगे बढ़ करके ऐसी ताकतों का विरोध भी किया, ऐसे ताकतों के खात्मे में के लिए सबसे आगे भी बढ़े। और ये now please इसलिए
उपसभापति महोदय, हम इस देश में जो माहौल है, और मेरा देश अगर सुकून, देखिए ये जो आतंकवाद है, ये जो रेडिकलिज्म है, ये जो आतंकवाद है, ये जो रेडिकलिज्म है, ये कोई केवल एक देश की चुनौती नहीं है, एक मजहब की चुनौती नहीं है, एक समाज की चुनौती नहीं है, बल्कि ये पूरे दुनिया के इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसी जो हैवानी ताकतें हैं, ऐसी ताकतें जो इंसानियत की दुश्मन है, उन ताकतों का खात्मा हम सबको मिलकर करना होगा। और मेरे भारत के समाज के सभी लोग पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श हैं। ऐसी ताकतें जो ताकतें की पूरी दुनिया में अपनी खतरनाक जाल बिछाती हैं, बिछा करके अपनी जाल को जो है वो सफलता के साथ अंजाम दे रही हैं, यहां सफल नहीं हो पा रहे हैं। यहां पर अगर किसी परिवार में आईएस जैसे संगठन के लोग अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करते हैं, तो वो उस परिवार के लोग सुरक्षा एजेंसियों को इंफॉर्मेशन देते हैं कि भैया मेरे परिवार का बच्चा ऐसे संगठनों के चंगुल में आ रहा है, इसको आप इसका इंतजाम करिए। एक दो घटनाएं अगर हुई भी हैं, ये हमें लगता है कि ये हमारे देश की संस्कृति और संस्कार का नतीजा है, और इस देश में जो विकास और विश्वास का माहौल बना है उसका नतीजा है। हमारा ये कहना है कि हम राजनीतिक रूप से जंग करते रहेंगे, राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की सुरक्षा पर जो है हमें एक स्वर में, एक आवाज में हमें बात करनी चाहिए। और यही वजह है कि आज हमारा देश सुरक्षित भी है और आज हमारे देश पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श भी बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति, मेरा बहुत बहुत शुक्रिया।